हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं। उनसे समझते हैं। ताहिर जी बहुत सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स में से एक हैं देश में। ताहिर जी गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है एक रैली के बाद, स्पेशली पिछले एक हफ्ते 10 दिनों में जो एफआई का ट्रेंड रहा है उसने मार्केट को थोड़ा परेशान किया है। आप इस समय कैसे देख रहे हैं मार्केट को, और क्या आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या अभी आपके पास थोड़ा कैश है? नहीं अनुज जी, हम तो हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड ही रहते हैं। वी डोंट नॉर्मली टेक कैश कॉल्स इन आवर फंड्स। 5% से ज्यादा हम नॉर्मली कैश रखते नहीं हैं, तो हमारी पद्धति वही रही है। जहां तक मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है कि फोकस डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ ही रहेगा, आई थिंक। एंड उसी पर हम अपना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मार्केट के लिए रख रहे हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट्स आपको पता ही है, वी आर seeing things on changing on a daily basis, लेकिन आई थिंक जहाँ हमें कंफर्ट लेना है इज विद रिगार्ड टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हुए पिछले कुछ महीनों में, ओवर द लास्ट 3-4 months सिंस लेट्स से आफ्टर बजट, आई थिंक एवरी इवेंट हैज बीन फोकस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रिज्यूमिंग ग्रोथ। तो जो ग्रोथ की जो थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस हमने सेकेंड हाफ ऑफ 24 में देखी है, मुझे लगता है कि वो शायद बाय एंड लार्ज अब यहाँ से इम्प्रूव होने लग जाएगी। हमने चेंजेस देखे, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग इन इकोनॉमी, इवन टैक्सेशन का जो भी थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिलना है वो आगे जाके मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम शायद एक अच्छे मानसून की भी अपेक्षा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें मैटर करेगी, मुझे लगता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक मोमेंटम आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। और लास्टली ये भी है कि जो रिजल्ट सीजन अब जो कंक्लूड हुआ है आजकल में, या शायद कंक्लूड हो जाएगा, जो हमने आंकड़े देखे अभी तक, वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी रहे हैं। इट प्रोबेबली इंडिकेट्स के जो एक डाउनग्रेड साइकिल चल रहा था पिछले 2-3 क्वार्टर में, वो शायद हम एक उसकी एंड तक पहुंच चुके हैं। मे बी देयर माइट बी सम टाइम बिफोर वी गेट अपग्रेड्स, बट ये डाउनग्रेड साइकिल खत्म होने से ऐसा लग रहा है कि दिस विल बी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केट। और फ्लोज के रूप में भी हम देख रहे हैं कि एक्चुअली देयर इज अ रिवर्सल कंपेयर टू जो एक बड़ी आउटफ्लो हमने देखी बिटवीन अक्टूबर 24 एंड मार्च 25। अब वो भी एक हद तक रिवर्स हो चुकी है। एंड आई थिंक ऑल दिस शुड कंट्रीब्यूट टू मार्केट शोइंग सम डिसेंट मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड। ओके, कुछ मोमेंटम मार्केट में लौटता हुआ 24,850 के करीब वापस आते हुए, और आप देखते हैं मॉर्निंग हाई हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी पहले घंटे का हाई क्रॉस कर रहे हैं। यानी ताहिर जी, तो इस समय आपका जो रुझान है वो बड़े सेक्टर्स में कहाँ है? बैंकों में है, प्राइवेट बैंकों में है, आईटी पर है, कैपिटल गुड्स में है? सबसे ज़्यादा बुलिश इस समय आप कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ पोजीशन ऐड कर रहे हैं? तो ये सब जो सेक्टर्स आप मेंशन कर रहे हैं, उनमें ऐसे तो पोजीशनिंग है ही, लेकिन इंक्रीमेंटली जो हम बात करें, जो फंड्स आते हैं, तो हम कहाँ पे हमारा स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर सिलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो बैंक्स, क्लियरली आपने जैसे बताया वो सही है। दैट इज वन सेक्टर जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव है, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो भी एक तरीके से पॉजिटिव है। मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच में थोड़ी बहुत अभी अलाइनमेंट आनी शुरू हो गई है कंपेयर टू the last 4 to 8 quarters. तो दैट इज आई थिंक पॉजिटिव। इंटरेस्ट रेट कट्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा इन 26, लेकिन उसके बाद 26-27 में शायद उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने मिले इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स। और क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे, गिवन आरबीआई जो कर रहा है उसके संदर्भ में भी मुझे लगता है कि आई थिंक दैट शुड आल्सो लुक्स लाइक हैविंग बॉटम। तो आई थिंक बैंक्स, और विद इन विच प्राइवेट बैंक्स, और कुछ हद तक कुछ एनबीएफसीज को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। आई थिंक इंडस्ट्रियल्स एक हमारे लिए एक अच्छा एक पोजिशनिंग हमेशा से रहा है। एंड आई थिंक जहाँ इंडिया आज की तारीख में है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट साइकिल, वो हमें फिर भी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट साइकिल हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है। तो हम उसको भी काफी हद तक बैक कर रहे हैं, स्पेशली सेगमेंट्स लाइक डिफेंस, रेलवेज, कुछ हद तक जो पावर और पावर रिलेटेड एंसिलरी स्टॉक्स है, उनसे भी हमें उनमें भी हम काफी हद तक इंक्रीमेंटल निवेश करते जा रहे हैं। वो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट इज अनदर सेक्टर विच लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग अभी यहाँ से भी, क्योंकि रियल एस्टेट का सेक्टर टिपिकली साइकिल्स लंबी होती है। अप साइकिल भी, डाउन साइकिल होती है तो वो भी 7-8-10 साल चलती है। अप साइकिल ऑल्सो कैन
last for reasonably long time and अब भी हम सिर्फ पहले कुछ सेकंड या थर्ड ईयर ऑफ दैट साइकिल में है, तो मुझे लगता है कि दिस इज अनदर सेक्टर जहाँ पे एक इंडिया में एक हाउसिंग की एक अपग्रेड साइकिल जारी है एंड आई थिंक वो शायद कुछ हद तक लंबे समय तक चल सकती है। इंटरेस्ट रेट्स अब नीचे जा रहे हैं तो उसका भी हमें सहारा मिल सकता है एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न। सो आई थिंक दीज आर सम सेक्टर्स। आईटी को हम बेसिकली वैल्यू की नज़रिए से देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि पी मल्टीपल से ज़्यादा अगर हम फ्री कैश फ्लो यील्ड के हिसाब से अगर उसके मुताबिक हम देखें तो हमें थोड़ी बहुत वैल्यू वहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि वहाँ पे भी एक सेक्टर में एक कुछ पिछले हफ्तों से कुछ रैली हमने देखी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर मौका मिला तो हम उसको वैल्यू के रूप में देखना चाहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फार्मा, जहाँ पे हम रीजनेबली पॉजिटिव है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा के लिए। ओके ताया जी, आपने अपने इस प्रश्न के उत्तर में सभी सेक्टर्स को एक एक करके गिनवा दिया। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपका व्यू जानना चाहूँगा। आप बैंक्स पे आपने अपने अपने इस उत्तर में आपने रेट कट का, आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी के इन्फ्यूज़ होने का, क्रेडिट ऑफ टेक का बढ़ना, सबका जिक्र किया। ठीक है, बैंक्स पे आपका एक सेंस मुझे मिल गया। रेट सेंसिटिव्स में देन अ सीक्वेंस ऑफ आई थिंक सेक्टर्स जो परसिस्ट करती है, उस पर रियल एस्टेट, उसका आपने जिक्र कर दिया। बट व्हाट अबाउट एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, व्हाट अबाउट रियल एस्टेट इंसिलरी, व्हाट अबाउट ऑटो? फिर ऑटो में बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती हैं, बट यहाँ पहले स्ट्राइक करते हैं ऑटो को। ऑटो पे आपका व्यू क्या है? टू व्हीलर स्पेस, जहाँ पे प्राइस डैमेज अक्टूबर से लेकर जनवरी में काफ़ी हुआ था, देन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, तीनों ब्रांचेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? तो वीरू जी, ऑटो भी मैं कहूँगा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमारी पोजीशनिंग है। हालांकि इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली ओवरवेट, और कुछ ही पॉकेट्स है जो एज ऑफ नाउ हमने इवन विद इन द ऑटो स्पेस उसका चयन किया है। आई थिंक डोमेस्टिक ऑटोज की तरफ ज़्यादा प्रभाव है, स्पेशली देखिए डोमेस्टिक ऑटोज में भी बेसिकली कुछ हद तक टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों का प्रेजेंस है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों में ऑटोज एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली जो प्रोडक्ट की लॉन्चेस का इम्पोर्टेंस होता है या जो वेटेज होता है वो जानना ज़रूरी है और वो समझना ज़रूरी है। एंड आई थिंक एज ऑफ नाउ कुछ ऐसे बेनिफिशरीज है जिनका प्रोडक्ट लॉन्च साइकिल किसी और से बेहतर है। सो उस तरीके से हम बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन वहाँ पे कर रहे हैं। आई थिंक दैट टू दैट एक्सटेंट देयरफॉर ऑटोज में मैं कहूँगा कि हम थोड़ी बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है। और टू व्हीलर्स में भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पे प्रोडक्ट का एक अच्छा मोमेंटम है, दैट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू बैक। सो एंड आई थिंक आपकी बात सही है कि इंटरेस्ट रेट्स का बेनिफिशियरी वो भी रह सकता है। एंसिलरीज पे हमारा प्रेजेंस है, लेकिन शायद आई एम नॉट टू एक्साइटेड एट दिस स्टेज, पर्टिकुलरली जो टैरिफ को लेके मामले है। हालांकि we have to see now what happens in the new developments which have happened last night. But थोड़ा ग्लोबल ऑटोज की तरफ एक्सपोजर या ध्यान कम है, मैं कहूँगा एट दिस स्टेज एज फार एज ऑटोज इज कंसर्न। अच्छा ताई जी, आपने अपने पहले उत्तर में डिफेंस का जिक्र भी किया था और आपने जिक्र रेलवे का भी किया। डिफेंस में कई सेक्टोरियल फंड्स भी हैं इस वक्त, डिफेंस फंड्स जो काम कर रहे हैं। डिफेंस में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मूव आया है ये बहुत जल्दी आया, बहुत तीव्र मूव आ चुका है। बट जिस तरीके से डिफेंस स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, आपने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है और लग रहा है कि शायद अगला बजट जब हमारा आएगा वो शायद 8 ट्रिलियन के पार होगा, पॉसिबली, ये मेरा कयास है। वर्ल्ड वाइड अगर आप बीते 6 महीने के न्यूज़ फ्लो को पढ़ें, चाहे वो यूरोप हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इस जोन में जो हो रहा है, यूएस को देखिए आप, ये क्या डिफेंस यहाँ से एक एटलीस्ट एक डेकेड की या एटलीस्ट 5-10 ईयर की स्टोरी बन रही है क्या? तो इसीलिए हम क्या ये हालिया 10-12-15% के बड़े स्विंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए? ये एक डेकेड की स्टोरी बन रही है क्या डिफेंस? जी बिल्कुल, हमारा तो ध्यान उसी तरफ से रहा है एंड इसलिए अगर आप आपने पिछले एक आध महीने की बात की जहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत एक बढ़िया रैली दिखाई, लेकिन आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी के पहले 3-4 महीने जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक हमने डिफेंस स्टॉक्स को 30 से 40% अपने पीक से गिरते हुए भी देखा था।
और उसके बाद ये एक सब्सिक्वेंट रिकवरी आई है। लेकिन ये पूरे जो वॉलेटिलिटी का दौरान रहा है पिछले 4-6 महीने से, एटलीस्ट एज फार एज हमारी पोजीशनिंग रही है, हमारे फंड्स के बारे में बात कर सकता हूँ कि वी हैव, जो हमारी पोजीशनिंग रही थी वो हमने उसी तरह से रखी है पिछले 4-6 महीने से। सो हमने डाउन साइड भी देखा है एंड ये सब्सिक्वेंट रिकवरी भी देखा है। अ, ये हमने इसीलिए किया क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना इसमें शायद ज्यादा बेहतर है, एंड देयर इज अ स्ट्रक्चरल रन जो हमारे सामने है। हमें नहीं पता, ना किसी को नहीं पता था कि वी आर गोइंग टू बी कन्फ्रंटेड विद दिस काइंड ऑफ अ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम, लेकिन दिस इज द लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। और ये ऐसे किस्से आते रहेंगे इन आवर रीजन एंड सम अदर रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है, ना एक तरीके का एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डिफेंस में एक दो और लीवर्स भी है। न केवल ये जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड है वो तो एक खैर एक ही कारण है जिससे जो डिफेंस की एलोकेशन है वो सभी कंट्रीज के लिए बढ़ेगी, इंडिया के लिए भी बढ़ेगी। लेकिन इंडिया के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिजिनाइज करने की कोशिश में है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश में है। कुछ हद तक पिछले 2-3 साल में एक अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर किया है उस एरिया में, और काफी हद तक वो जगह वो और भी करना बाकी है। तो आई थिंक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अनदर लीवर। और अ, अ, एक जो थर्ड लीवर था जो थोड़ा बहुत बाउंड्री पे बैठा हुआ था, फ्रिंज पे बैठा हुआ था, वो भी अभी आजकल थोड़ा बहुत और मेन स्ट्रीम हो गया है, स्पेशली आफ्टर दी recent confrontation that we saw in the region, जिससे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज पे अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस लेवल पूरे सिस्टम में आया है, और उससे कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स की भी जो एक अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल अरीना पे भी ये नोटिस किया गया है। और उससे लगते हुए मुझे लगता है कि एक एक्सपोर्ट की भी एक जो थर्ड लीवर या थर्ड अपॉर्चुनिटी है जो अनफोल्ड हो सकती है। तो आई थिंक देयर आर 3 legs टू द स्टोरी: डोमेस्टिक डिमांड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड पॉसिबली एक्सपोर्ट्स आल्सो। तो और डिफेंस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स है, लार्जली पीएसयूज का ज्यादा प्रभाव है उस पर। कुछ इम्पोर्टेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी उसमें अब अपना अपने एडवांटेजेस दिखा रही है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच विल बी लॉट मोर मेन स्ट्रीम, और उसमें एक पोजीशनिंग लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे डिफेंस की बात हुई, एक और सेक्टर जिसने बहुत शानदार परफॉर्म किया वो आप ही के स्पेस से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए सभी स्टॉक्स में मैसिव री रेटिंग हुई है, एक्सचेंजेस से लेके डिपॉजिटरी से लेके एएमसी स्टॉक्स में। ये आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स? जी, अनुज जी, बहुत सारा है, एंड वी हैव बीन होल्डिंग अ लॉट ऑफ पोजीशन इन दिस स्पेस आल्सो थ्रूआउट। अगेन ये भी एक डिफेंस की तरह हमारे लिए कोर स्ट्रक्चरल होल्डिंग, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं उस तरीके से उसे देख रहा हूँ। एंड इसलिए उस सेक्टर में भी अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी प्रकार का हमने वॉलेटिलिटी हमने देखी जैसे डिफेंस में देखी इन द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर, जब मार्केट्स ने थोड़ा सॉफ्ट टर्न लिया, और उसके चलते हुए देवर एप्रीहेंशन रेगुलेटरी शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा प्रभाव करता है, रेगुलेटरी चेंजेस, रेगुलेटरी अनाउंसमेंट्स। लेकिन वंस अगेन ये ऐसा एक लैंडस्केप है जहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड हो रही है, और मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट इज स्टिल प्लेस जहाँ पे यू हैव यहाँ पे ग्रोथ एक हद तक सिस्टम रेट ऑफ ग्रोथ से काफी आगे हो सकती है। मतलब सिस्टम रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे मैं कहूँ कि अगर नॉमिनल जीडीपी 10-11% की है, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 20% की एक अपेक्षा हम रख सकते हैं मल्टीपल डायमेंशन, चाहे वो एक्सचेंजेस हो जैसे आपने कहा, या डिपॉजिटरीज, या वेल्थ मैनेजर्स। एंड ये बिजनेसेस की खूबी भी ये है कि मतलब जैसे आप जानते हो कि इट इज नॉट अ फंड बेस्ड बिजनेस, इट इज नॉट अ बैलेंस शीट बिजनेस, ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। बाय एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा लगती नहीं है, प्लेटफॉर्म का एडवांटेज आपको लेना है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाली बिजनेसेस हो जाती है कंपेयर टू लेट्स से बैंकिंग या लेंडिंग बिजनेसेस। तो आई थिंक इनहेरेंट एक अपॉर्चुनिटी, एक सुपीरियोरिटी है एंड अपॉर्चुनिटी वे है। ग्रोथ के ऐसे पैचेस आते रहेंगे, कुछ कुछ हद तक हमें बीच में ऐसे एपिसोड जाएंगे जहां थोड़ा बहुत डर लग सकता है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ सेक्टर विच कैन कंपाउंड for the next few years, and इसलिए once again this is an area of core holding for us across, and particularly जो हमारे small cap, mid cap
और कुछ ग्रोथ स्ट्रेटजीज में जहाँ पे हम उनको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक दे वी आर वेरी वेल पोजिशन्ड in this ecosystem. ऑल राइट, ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपनी राय देने के लिए। Thank you very much.